चैप्टर नंबर 4 है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। ये चैप्टर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, विलियम बेंटिक ही थे जो 1833 के एक्ट के थ्रू फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो इसमें स्टेटमेंट 2 केवल करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ कॉलोनिस्ट गवर्नमेंट इन बंगाल। ये पता होना चाहिए सबको कि 1773 से ब्रिटिश अपना एक्ट लाना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में, और 1773 ही के एक्ट के थ्रू आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। द गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। 1773 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें आपका एक गवर्नमेंट था और उसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स थे। द चेयरमैन वाज नोन एज द गवर्नर जनरल, और जो चेयरमैन थे उनके ही डेजिग्नेशन जो थी वो गवर्नर जनरल की थी। पहले गवर्नर जनरल थे वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो इंडिया में सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और फाइनलाइज जो ये स्टेप था जिसमें कि इंडिया को सेंट्रलाइज करने की, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से चेंज कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने पीछे देखा है वो विलियम बेंटिक थे। इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी विलियम बेंटिक मेंशन नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा हुआ है, वो विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन में इसमें मेंशन नहीं है, ई है नन ऑफ द एबव, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको कुछ इवेंट दिया गया है और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछी हुई है, कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनमें से सही होगा। क्लाइव का रीअराइवल इन इंडिया है, सेकंड है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, थर्ड है बैटल ऑफ बक्सर, फोर्थ है वैरेन हेस्टिंग बिकम इंडियाज गवर्नर। वैरेन हेस्टिंग कभी इंडिया के गवर्नर नहीं बने थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इस वजह से इसमें से जो भी ऑप्शन मेंशन है कोई भी करेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, मैं एक बार क्रोनोलॉजी बता देती हूँ। क्लाइव का जो रियल अराइवल हुआ था इंडिया में वो 1765 में हुआ था, अराउंड मई में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन हुई थी वो अगस्त 1765 में ही साइन हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ था। वैरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो 1773 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज पर द ऑप्शन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इवेंट्स का। बैटल ऑफ बक्सर जो है 22-30 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। क्लाइव का रीअराइवल इंडिया में 3 मई 1765 को हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है अगस्त 1765 को साइन किया गया था। वैरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर बने थे 1772 एडी में बने थे। देयर इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन। वही एरर है आपका कि वैरेन हेस्टिंग को इंडिया का गवर्नर बताया गया है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे। यहाँ ये 1772 का एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली लेट डाउन बाय वैरेन हेस्टिंग ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर वाज रेज्ड बाय कॉर्नवालिस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इसका बैकबोन है वो वैरेन हेस्टिंग ने ही बनाया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसको जो एज अ स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो कॉर्नवालिस ने खड़ा किया था। नेक्स्ट है क्लाइव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ये भी स्टेटमेंट सही है। क्लाइव ने काफ़ी ज़्यादा सिविल और मिलिट्री रिफॉर्म्स किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर एज ही कंसोलिडेट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। विलियम बेंटिक को श्रेय नहीं जाता है ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट करने का, इसका श्रेय मेनली जो जाता है वो डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच सेमीस्टोन टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये स्टेटमेंट सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही वो इनका पॉलिसी था जिसके थ्रू इन्होंने काफ़ी सारे स्टेट को एनेक्स किया था और उन स्टेट्स को मर्ज किया था ब्रिटिश इंडिया एम्पायर में। ऑप्शन सी आपका गलत है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लाइव लेड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रिफॉर्म। क्लाइव ने काफ़ी ज़्यादा सिविलियन और मिलिट्री रिफॉर्म किया था। सिविल रिफॉर्म में उन्होंने बैन किया था गिफ्ट्स को प्राइवेट बिजनेसेस को, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। उन्होंने इंटरनल टैक्स को भी कंपलसरी कर दिया था। मिलिट्री रिफॉर्म में उन्होंने ड्वेल अलाउंसेस जो था उसको बंद किया था। 1766 एडी में ये जो ड्वेल अनाउंसमेंट था वो केवल जो सोल्जर्स थे वो बिहार और बंगाल से जो बाहर थे बस उनको ही प्रोवाइड किया जाने लगा। द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली लेट डाउन बाय वैरेन हेस्टिंग विच वाज आउटलाइन बाय कॉर्नवालिस। फाउंडेशन जो था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वैरेन हेस्टिंग ने ही किया था, डाला था, और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर था वो खड़ा किया था कॉर्नवालिस ने। His rule lasted from 1786 to 1793 AD from 13 July
1805 AD to 5 October 1805 AD. Remember for two events, द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इनटू बंगाल एंड थर्ड मैसूर वॉर। कॉर्नवालिस जो हैं उनको मेनली दो इवेंट्स के लिए जाना जाता है, एक तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जो कि बंगाल में लेके आए थे, और थर्ड मैसूर वॉर के लिए। लॉर्ड डलहौजी जो थे उनकी पॉलिसी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि जिनके भी हायर्स नहीं होते थे, जिस भी किंग के हायर्स नहीं होते थे आगे देखने के लिए, तो उनके स्टेट को ये एनेक्स कर लेते थे। और सबसे पहले एनेक्स किया था सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर को, फिर संबलपुर को, फिर भगत को, फिर उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को 1854 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर में। लॉर्ड डलहौजी ने ही अवध को भी मर्ज किया था 1856 में, जिसका कि ग्राउंड क्या बताया था उन्होंने कि वहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया। फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। रॉबर्ट क्लाइव इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही अराइव्ड इन मद्रास एज अ क्लर्क फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1744। थ्रू हिज लीडरशिप ही was able to consolidate company commercial and territorial position in India. In 1757 AD, company troop defeated Nawab of Bengal in Plassey, which led to the creation of British Raj in India. क्लाइव जो थे ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिश के थ्रू एक वॉर की, जिसको कि बैटल ऑफ प्लासी जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी ही वो वॉर थी जिसने ब्रिटिश का होल्ड इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो तो आए थे एज अ क्लर्क मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से, लेकिन बाद में उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू ही उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट किया कंपनी के कॉमर्शियल और टेरिटोरियल पोजिशन को। किस बैटल के थ्रू? बंगाल में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बनारस में एक रिबेलियन किया गया था, बनारस रिबेलियन के नाम से वो जाना जाता है। किसने ये किया था? ये किया था राजा चेत सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजा चेत सिंह। द बनारस रिबेलियन वाज लेड बाय राजा चेत सिंह इन 1781। 1781 में ये बनारस रिबेलियन हुआ था। इन दिस रिबेलियन द गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग रेन अवे विथ हिज सोल्जर एंड टुक रिफ्यूज इन चुनार फोर्ट। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग थे, और वो इस लड़ाई की डर से भाग गए थे अपने सोल्जर्स के साथ, और रिफ्यूज लिया था चुनार फोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी जब बन रही थी आपकी कैलकाटा में, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? तो उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल थे बंगाल के एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। और एशियाटिक सोसाइटी बनी कब थी? 1784 एडी में बनी थी, 15 जन 1784 में कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। पॉलिसी ऑफ जो सिक्योरिटी सेल है वो किससे रिलेटेड है? तो वो वैरन हेस्टिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल जो है वो वैरन हेस्टिंग और वेल्सले से रिलेटेड है। वेलेस्ले जो है उनको भी श्रेय जाता है सिक्योरिटी सेल पॉलिसी का। सिक्योरिटी सेल पॉलिसी को ही रिंग फेंस पॉलिसी भी जाना जाता है। वैरन हेस्टिंग जो थे उन्होंने क्या किया, मैसूर के साथ और मराठा के साथ इक्वल स्टेटस को अचीव करने की कोशिश की थी। उनका एम था कि जो भी स्टेट ब्रिटिशर्स ने गेन किया है उसके आसपास के स्टेट को एज अ बफर वो यूज़ करें, ताकि जो अफगान्स हैं और मराठाज हैं उनके वॉर से, उनकी आक्रमण से बचे रहें। इसलिए उन्होंने क्या किया, अवध के साथ एक ट्रीटी साइन की गई। उसमें ये कंडीशन थी कि आर्मी जो होगी वो तो ब्रिटिशर्स की होगी, लेकिन आर्मी का जितना भी खर्चा होगा वो अवध के नवाब को देना पड़ेगा। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स यहाँ क्या करना चाहते थे कि इंडियन स्टेट को अपने पे डिपेंड करना चाहते थे। आर्मी तो ब्रिटिशर्स की होती, बट उसके पैसे जो होते वो इंडियन प्रिंस को या इंडियन किंग्स को देना पड़ता। इस तरीके से उनके खर्चे जो हैं वो ब्रिटिशर्स पे आते भी नहीं, और इंडियन स्टेट जो है आर्मी के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो जाते। कुछ यहाँ ब्रिटिश की पॉलिसीज मेंशन है जो कि इंडियन स्टेट में उन्होंने अप्लाई की थी थ्रू आउट देयर टाइम पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। पहली जो पॉलिसी थी, कंपनी स्ट्रगल की इक्वालिटी के लिए इंडियन प्रोविंसेस के साथ, ये इनकी पॉलिसी चली 1740 से लेके 1765 एडी तक। नेक्स्ट जो पॉलिसी थी वो सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी थी, और इसी को पॉलिसी ऑफ सीज भी बोलते हैं। ये 1765 से लेके 1813 एडी तक चली। नेक्स्ट जो पॉलिसी थी सबऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी थी, 1813 से लेके 1857 एडी तक चली थी। देन सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी थी, 1858 से लेके 1935 तक चली थी। देन द पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन आया 1935 से लेके 1947 एडी तक, ये पॉलिसी चला। मैं इन पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनिशियली जो कंपनी ने स्ट्रगल किया इंडियन प्रोविंसेस के साथ, ताकि वो इक्वालिटी गेन कर पाएँ। जितने पावरफुल इंडियन प्रोविंसेस थे वही सेम ट्रीटमेंट और वही सेम पावर ब्रिटिशर्स भी रखना चाहते थे। नेक्स्ट उनकी जो पॉलिसी थी सिक्योरिटी सेल की थी, पॉलिसी ऑफ सीज थी।
तो सिक्योरिटी सेल के पॉलिसी में इन्होंने ये किया कि जो भी इनका स्टेट था उसके आसपास के स्टेट को एज अ बफर उन्होंने ट्रीट करना स्टार्ट किया। इसमें वो अपनी आर्मी स्टैंड करते थे और खर्चा जो था वो इंडियन किंग्स को लेना पड़ता था या नवाब्स को उठाना पड़ता था। नेक्स्ट था सबॉर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी। सबॉर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना स्टार्ट किया लोअर लेवल पे। नेक्स्ट थी सबॉर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। सबॉर्डिनेट एक्चुअली इंडिया 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े सतर्क हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के किंग्स का जो एनेक्सिएशन था स्टेट्स का वो करना बंद कर दिया था। दिखा वो ये रहे थे कि उन्होंने एनेक्सिएशन करना बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे चैनल से वो चीज़ों को इंडियन किंग्स को कमज़ोर बना रहे थे। सबॉर्डिनेट यूनियन पॉलिसी में उनका ये टर्म था कि वो बाकी के जो स्टेट हैं उनको एज अ इक्वल ट्रीट करेंगे, लेकिन वो सोवेरियन नहीं रहेंगे। उनको पॉलिटिकल सोवेरेनिटी वो छीन ली गई थी, वो आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास, और केवल उनको ये था कि उनके राज को अब कैप्चर करना बंद कर दिया था। 1935 के बाद पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन आया। तो ये मेनली 1935 के एक्ट के थ्रू आया था। इसमें ये दिया गया कि इंडियन प्रिंसली स्टेट जो हैं एज अ इक्वल आएंगे फेडरेशन में ब्रिटिशर का जो स्टेट था उसके साथ, और ये जो ट्रीटी होगी वो लीगली साइन की जाएगी। लीगली कोई भी एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होगा। दोनों जो हैं इंडियन प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स के जो स्टेट थे वो दोनों एज अ इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो किससे एसोसिएटेड थी? तो वो वैरेन हेस्टिंग से एसोसिएटेड थी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आपका ऊपर ही मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश किसने किया था? तो एबॉलिश किया था वैरेन हेस्टिंग ने, और इसको लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे डुअल गवर्नमेंट को, और वैरेन हेस्टिंग ने इसको एबॉलिश किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। The Court of Director took the decision in 1772 AD to abolish the dual government system during the tenure of Warren Hastings, and ordered Council of Calcutta and its chief to serve as Diwan and officiate the administration of Bengal, Bihar and Odisha. Warren Hastings dismissed both Deputy Diwans Muhammad Raza Khan and Raza Sitab Roy. क्लाइव ने क्या किया था? रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए दो डेजिग्नेशन बना दी थी, एक दीवान की एक निज़ाम की। दीवान अपॉइंट किया था मोहम्मद रज़ा खान को, और निज़ाम अपॉइंट किया था मोहम्मद रज़ा खान को, और दीवान अपॉइंट किया था राजा सिताब रॉय को। बाद में जब वैरेन हेस्टिंग आए तो इन्होंने ये डेजिग्नेशन ही एबॉलिश कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाई। इसने इन्फोर्स किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Dual system of governance in Bengal was enforced by Robert Clive in 1765. रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम गवर्नमेंट जो लेके आए थे 1765 में लेके आए थे। इस सिस्टम के अंदर बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया था दीवानी और निजामत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। कौन से गवर्नर जनरल को इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? वो क्या करना पड़ा था? वैरेन हेस्टिंग को, अपनी पॉलिसीज के लिए। वैरेन हेस्टिंग वॉज प्रोसिक्यूटेड from 1788 to 1795 AD for the impeachment for unjust and arbitrary function, but the British Parliament dropped all the charges against him after considering his services. It was said that the Warren Hastings had done all this for the benefit of empire. उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस प्रोसेस को हटा दिया गया था ये कह के कि वैरेन हेस्टिंग ने जो भी काम किया है वो ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ वेल्योर अकर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच गवर्नर। तो आपको बताना है रिवॉल्ट ऑफ वेल्योर किसके रिजाइन में हुआ था? वो हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सर जॉर्ज बार्लो। वेल्योर म्यूटिनी जो हुआ था 1806 एडी में हुआ था, और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो सिपॉइज थे वो सोचते थे कि उनके सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस में जो है ब्रिटिश इंटरफेयर कर रही है। और ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी वेल्योर म्यूटनी की? तो उन्होंने अनफ्लड किया था, झंडा फहराया था रूलर ऑफ मैसूर का। द रिवोल्ट अकर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो जो है उनके टाइम पीरियड में ये म्यूटनी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसने एस्टैब्लिश की थी इंडिया में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस क्रिमिनल एंड जुडिशियल रेगुलेशन टू सिग्निफिकेंट डिग्री विच इज स्टिल अंडरपिन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और यही रूल और रेगुलेशन अभी भी काफ़ी हद तक इंडियन जुडिशियल सिस्टम में फॉलो होते हैं।
कॉर्नवालिस gave limited judicial power to the company revenue collector who already served as a civil magistrate. जो कंपनी के सिविल मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहे थे उनको अब जुडिशियल पावर दे दी गई। 1790 एडी में क्या हुआ था, कंपनी ने जो भी इंडिया के नवाब थे उनसे जस्टिस का जो भी पावर था वो ले लिया था और कॉर्नवालिस ने क्या किया था, सर्किट कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया था और एक जो होता था सुपीरियर कोर्ट होता था। सुपीरियर कोर्ट जो है कलकत्ता में मिलता था और सुपीरियर कोर्ट जो होता था उसके पास पावर होती थी कि वो रिव्यू कर सकता था सर्किट कोर्ट के डिसीजन को। सर्किट कोर्ट के जितने डिसीजंस होते थे वो रिव्यू होने के लिए सुपीरियर कोर्ट में जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोएंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कोएंटेड सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया गया जिसको कि बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज भी जाना जाने लगा, तो वो कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज इंडिया में आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कॉर्नवालिस रीस्ट्रक्चर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबॉलिश द रेवेन्यू बोर्ड एंड लेट डाउन द न्यू लॉज फॉर देम। ही इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग द पर्सनल बिजनेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। ही एक्सक्लूसिवली डिवाइडेड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कॉर्नवालिस कोड विच लेटर टर्न ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया था यहाँ का गवर्नर बनने के बाद। स्पेशली इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए किया था और कॉर्नवालिस कोड भी लेके आए थे सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन। पब्लिक सर्विस का जो इन्फोर्समेंट है वो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था, कॉर्नवालिस के टाइम पे किया गया था। सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी कॉर्नवालिस के टाइम पे ही आया था, वही है यहाँ पे। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हु वाज ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में किसको जाना जाता था, ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, तो वो जाना जाता था दरोगा को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दरोगा। 1793 एडी में कॉर्नवालिस ने सेपरेट कर दिया था लैंडलॉर्ड्स को पुलिस की ड्यूटी से। जो इंडिया में पहले लैंडलॉर्ड्स थे उनको पास ड्यूटी होती थी पुलिसिंग की, लेकिन कॉर्नवालिस के आने के बाद उन्होंने इस ड्यूटी से लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया था और इस्टेब्लिश किया था पुलिस स्टेशन को हर 20 से लेके 30 स्क्वायर माइल्स पे और अपॉइंट किया था पुलिस ऑफिसर्स को और उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को जाना जाता था दरोगा के नाम से। आज की भी डेट में पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको दरोगा के नाम से ही जाना जाता था। The appointment and supervision of Daroga was done by the magistrate. The farmer regarded the Daroga as the local representative of the pride of Company Bahadur. जो अपॉइंटमेंट है दरोगास की वो मजिस्ट्रेट करते थे और फार्मर जो हैं वो दरोगास को समझते थे कि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द प्राइड ऑफ कंपनी बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो गाजीपुर में बना हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Lord Cornwallis was the Governor General of Bengal during 1786 to 1793 AD and from July 30, 1805 AD. दो बार ये गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। पहला जो ड्यूरेशन था 1786 से लेके 1793 तक था। सेकंड जो उनका टेन्योर था वो 30 जुलाई से स्टार्ट होकर 1805 एडी से 5 अक्टूबर 1805 एडी तक चला था। कॉर्नवालिस को मेनली जाना जाता है इस्तेमारी या परमानेंट सेटलमेंट के लिए, जुडिशियल कोड के लिए और प्रमोट किया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज को। उनकी जो डेथ है वो अक्टूबर 5, 1805 एडी को हो गई थी गाजीपुर में और वहीं पे उनके टॉम्ब को बना दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उस पर अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी जो आर्मी थी वो इंडियन किंग्स को देते थे और उसका एक्सपेंस, उसका खर्चा जितना भी है वो इंडियन किंग्स को उठाना पड़ता था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक वॉर, ये सबसे बड़ा रीज़न था जिस वजह से सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस टाइम पे नेपोलियन का टाइम पीरियड चल रहा था और नेपोलियन काफ़ी एग्रेसिवली जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटरीज हैं उन सब पे हमला कर रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कोई इंटेंशन नहीं थी ब्रिटिशर्स की कि वो अपनी कंपनी के लिए फिक्स्ड इनकम को सिक्योर करना चाहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट वाला ही पूछा हुआ है कि कौन सी इनमें से इंटेंशन नहीं थी। नेक्स्ट ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अपनी पैरामाउंटेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडियन स्टेट के ऊपर। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेस्ले हैं वो इंडिया में 1798 में आए थे। उनके टाइम में ब्रिटिशर्स की जो है लाइफ एंड डेथ वाली स्ट्रगल चल रही थी फ्रांस के साथ पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स को खतरा था वो नेपोलियन से था, क्योंकि नेपोलियन काफ़ी एग्रेसिवली ब्रिटिश की टेरिटरीज पे हमला कर रहा था।
अपने पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए ही वेलेस्ले ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को लेके आए थे। वाइल द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग इंडियन रूलर विद द paid British forces was quite old, it was given shape by Wellesley, who used it to subordinate the Indian state to the paramountcy of company. Under the subsidiary alliance system, the ruler of allying state was compelled to accept the permanent stationing of British forces within his territory and to pay a subsidy for its maintenance. However, to secure a fixed income for the company was not under the agenda of subsidiary alliance. मेनली सब्सिडरी अलायंस का ये एजेंडा था कि ब्रिटिशर्स आर्मी प्रोवाइड करेगी और उसके जितने भी खर्चे होंगे वो नवाब पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले की जो सब्सिडरी अलायंस थी, सबसे पहले कौन से मराठा सरदार ने एक्सेप्ट किया था? तो वो किया था पेशवा बाजीराव टू ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ले ने, और इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, कुछ इसके मेन प्रिंसिपल्स थे, उसको देख लेते हैं। इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स में से यहाँ पे मेंशन है। पहला जो दिया हुआ है कि इंडियन रूलर्स को जो था ब्रिटिशर्स में सब्सिडी, जो भी इंडियंस रूलर हैं अगर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया तो उनको ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में रखना पड़ेगा, उनके जितने भी खर्चे होंगे उनके मेंटेनेंस के लिए वो इंडियन रूलर को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंस इन हिज स्टेट। जो रूलर हैं इंडियन के वो ब्रिटिश रेजिडेंस को भी एक्सेप्ट करेंगे। पहली बात तो उनकी आर्मी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने कोर्ट में एक कोई ब्रिटिश आदमी को भी रखना पड़ेगा। एन इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट एंटर इनटू एनी फर्दर अलायंस विद एनी अदर पावर। और जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया वो किसी और के साथ अपना अलायंस नहीं कर सकते थे, केवल एक ही के साथ अलायंस हो सकता था, ब्रिटिशर्स के साथ। द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी अदर यूरोपियन अदर देन द ब्रिटिश। जो रूलर थे वो किसी और को एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे अदर देन द यूरोपियंस। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट ही वुड एग्री टू द रिजोल्यूशन डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश। अगर दो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स जो बात बोलेंगे, ब्रिटिशर्स जिस एग्रीमेंट पे राजी होंगे उसी को इंडियन रूलर को मानना पड़ेगा अगर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा है तो। नेक्स्ट है, द रूलर वुड एक्नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। और जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे उनको ब्रिटिश रूल का पैरामाउंट को मानना पड़ेगा। इन रिटर्न फॉर द रूलर एक्सेप्टिंग इट्स कंडीशन द कंपनी अंडरटुक द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर एंड डिसऑर्डर। अब इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मानने के बाद ब्रिटिश क्या करती थी, सिर्फ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी किसी भी एक्सटर्नल डेंजर से, बाहर के किसी भी खतरे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी उस स्टेट को जिसने कि सब्सिडरी अलायंस साइन किया है। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट रिक्वायर्ड बाय द अलायंस देन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। अगर इंडियन रूलर फेल हो गया उनकी पेमेंट करने के लिए, जो कि ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए देना पड़ता था इंडियन रूलर को, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दिया था तो ब्रिटिश क्या करती थी, उनकी राजा की कुछ टेरिटरी ले लिया करती थी। ये ब्रिटिशर्स का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसके थ्रू ना तो इंडियन स्टेट्स के साथ उनको वॉर करना पड़ता था और पेमेंट के बदले वो टेरिटरीज को भी गेन कर सकते थे, तो लड़ाई भी नहीं की और टेरिटरी भी मिल गया। तो ये ब्रिटिशर्स का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है सब्सिडरी अलायंस को। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो पहले थे जो कि इस अलायंस में आए थे, वेलेस्ले के सब्सिडरी अलायंस में। मराठा रूलर बाजीराव टू ने कब सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? 1802 एडी में किया था। सेवरल स्टेट लाइक हैदराबाद ने 1798 एडी में किया था, तंजूर एंड मैसूर ने 1799 एडी में किया था, अवध ने 1801 एडी में किया था, भोसले ने 1803 एडी में किया था, सिंधियाज ने 1804 एडी में किया था, होलकर ने 1818 एडी में किया था। ये सारी इस स्टेट्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड में सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन होम वाज द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइन इन 1802। पहली बात तो ट्रीटी ऑफ बेसिन किस ईयर में साइन की गई थी? 1802 में की गई थी। और किसके बीच में की गई थी? वो इंग्लिश एंड बाजीराव के बीच में की गई थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। The Treaty of Basin, now called as Versailles, was a pact signed on December 31, 1802 AD। 1802 AD में किया गया था और किसके किसके बीच किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू के बीच में किया गया था। ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है वो साइन की गई थी बैटल ऑफ पूना के बाद। बैटल ऑफ पूना हुआ था, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ बसीन को साइन किया गया था। इसमें ट्रीटी के कंडीशंस थे, कंडीशंस में पेशवा जो बाजीराव टू जो थे उनको रीस्टोर कर दिया गया था, पेशवा की तरह पेशवा मान लिया गया था बाजीराव टू को। और फिर इंग्लिश ने क्या किया था, अपने 6000 इंग्लिश फोर्सेस को परमानेंटली स्टेशन कर दिया था पेशवा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी ही टेरिटरी में। और पेशवा को इसलिए 26 लाख रुपए भी देने पड़ते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडरी अलायंस वाज, जो फर्स्ट इंडियन रूलर हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था कौन था, तो वो नवाब ऑफ अवध थे। यहाँ आप याद रखेंगे, यहाँ वेलेस्ली की पॉलिसी नहीं पूछी हुई है, वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस नहीं है, इस वजह से हम यहाँ आंसर को नवाब ऑफ अवध मानेंगे, ना कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद मानेंगे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद तब मानते जबकि क्वेश्चन में मेंशन होता कि वेलेस्ली की सब्सिडरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसने साइन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड था वो 1798 से लेके 1805 तक था। सब्सिडरी अलायंस को बहुत ही चालाकी से वेलेस्ली ने यूज़ किया था। सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है वो ओरिजिनली वेलेस्ली ने नहीं दी थी, वेलेस्ली ने जस्ट उस पॉलिसी को यूज़ किया था। सबसे पहले जो ये इंडियन प्रिंसेस को या इंडियन किंग्स में के मैटर में इंटरफेयर करने का श्रेय जो जाता है वो डुप्लेक्स को जाता है। सबसे पहले अपनी आर्मी किसी किंग को प्रोवाइड की थी तो वो डुप्लेक्स ने की थी, और इसी चीज़ का यूज़ बाद में ब्रिटिशर्स ने भी किया अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन की गई थी 1765 में किंग ऑफ अवध के साथ, जहाँ पे कंपनी ने प्रॉमिस किया कि वो अवध की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे और अवध के किंग को एक फिक्स पेमेंट देना होगा कंपनी को। दे इवॉल्व वर्जन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसली स्टेट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो इवॉल्व वर्जन था सब्सिडरी अलायंस का, जिसको कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था, वो ऐसे है। सबसे पहले हैदराबाद ने किया था 1798 एडी में, 1800 एडी में। मैसूर ने किया था 1799 एडी में। तंजौर ने किया था 1799 एडी में। अवध ने किया था 1801 एडी में। पेशवा ने किया था 1802 एडी में। भोसले ऑफ बराड़ ने किया था 1803 एडी में। सिंधिया ने किया था 1804 एडी में। होलकर ने किया था 1818 एडी में। जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब फाइनली सब्सिडरी अलायंस में आ गए थे ब्रिटिशर्स के साथ। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, हैदरा विल बी द आंसर इफ इट इज आस्क्ड फर्स्ट स्टेट टू जॉइन वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी पूछी जाएगी तो उसमें आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, किसके टाइम पीरियड के दौरान सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड के टाइम पे अप्लाई किया गया था सब्सिडरी अलायंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय, इनमें से कौन सा स्टेट जो है उसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसमें से जितना भी स्टेट मेंशन है सबने किसी ना किसी टाइम पीरियड पे आके सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड जो है 1798 से लेके 1805 एडी तक है, टू ब्रिंग इंडियन स्टेट विद इन द एम्बिट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। इनका जो एम्बिशन था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उसको ब्रिटिश के पॉलिटिकल पावर के अंडर में ले आया जाए। द स्टेट टू अडॉप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वर, ये दिया हुआ है उनका ही सीक्वेंस जिन्होंने, उन स्टेट का सीक्वेंस जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, ये हमने पीछे देख लिया है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर कौन था, तो वो होगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विच कॉन्क्लूडेड द सब्सिडरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ट्रीटीज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेट मेंशन है और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जो कि सब्सिडरी अलायंस में किस क्रोनोलॉजी में मर्ज हुए थे। फर्स्ट इसको देख लेते हैं। हैदराबाद जो मर्ज हुआ था वो 1799 में मर्ज हुआ था। मैसूर जो है हैदराबाद 1798 में मर्ज हुआ था। मैसूर 1799 में मर्ज हुआ था। अवध जो था वो 1801 में मर्ज हुआ था, और सिंधिया जो थे वो मर्ज हुआ था 1804 में। तो सबसे पहले जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये सीक्वेंस आपका ऑप्शन ए में मेंशन है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट। किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, तो उसे किया था इंट्रोड्यूस लॉर्ड वेलेस्ली ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 से 1805। He also adopted a policy of non-intervention in the princely state, but later adopted the policy of subsidiary alliance. The Nizam of Hyderabad was first to enter into such alliance. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज। सबसे ज़्यादा मेन एम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत स्टेट को सब्सिडरी अलायंस में लाने का, तो वो था
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टू स्टैब्लिश द सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश अपने आप को सोवेरियन प्रूव करना चाहती थी, इस वजह से वो राजपूत स्टेट के साथ भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। Lord Wellesley used the subsidiary alliance to bring Indian state with the ambit of British political power. This helped to establish the sovereignty of British Empire. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच द फॉलोइंग है और नॉट जो भी करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। फर्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में ही हुआ था। सब्सिडरी अलायंस का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है 1863, जो कि गलत होगा। 1798 इसका टाइम पीरियड लेते हैं। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, हाँ इस टाइम पे इसे हटा दिया गया था। ओपनिंग ऑफ ट्रेड इन इंडिया फॉर ब्रिटिश सिटीजन एंड कंपनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी ही गलत है और यही इसका आंसर होगा। सब्सिडरी अलायंस को कोडिफाई किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 एडी में, और हैदराबाद फर्स्ट स्टेट बना था 1798 में जिसने कि एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ टाइम व्हेन द एम्पायर इन द यूरोप वाज क्रम्बलिंग बिफोर द माइटी ऑफ नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ही इसका आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम पे सब्सिडरी अलायंस प्रिंसली स्टेट के साथ साइन करके उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को बचा लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं वो इंडिया में 1797 एडी में आ गए थे, विच वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। द फ्रंट मेड ऑफ यूरोपियन पावर अगेंस्ट फ्रांस हैज़ बिन disbanded. Napoleon had conquered Egypt, Syria, and was seriously thinking about attacking India. In that condition, Lord Wellesley used a subsidiary alliance in India, which helped him to establish the sovereignty of British power, and fear of Napoleon was averted. नेपोलियन इस टाइम पीरियड के दौरान सारे ब्रिटिश के जितने भी एम्पायर थे या जिसको उन्होंने टेरिटरी को कब्जा कर रखा था उसको फ्री करवा रहा था और खुद के कब्जे में ले रहा था नेपोलियन। और नेपोलियन ने कॉन्क्वेट कर लिया था इजिप्ट को और सीरिया को और इंडिया को अटैक करने की सोच रहा था। उस टाइम पीरियड पे लॉर्ड वेलेस्ले ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और सब्सिडरी अलायंस लेके आए और उन्होंने डिफरेंट इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ ये अलायंस को साइन किया, और इस तरीके से जो भी नेपोलियन का खतरा था उसको हटा दिया वेलेस्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। एंग्लो नेपाल वॉर जो था वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। एंग्लो नेपाल वॉर जो था 1814 से लेके 1816 एडी तक चला था, और इसमें इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, और इन्होंने ये वॉर ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू खत्म किया। द ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड ऑन 2 दिसंबर 1815 एडी which was ratified on 4 मार्च 1816। जो ट्रीटी ऑफ सगौली है उसके साइन तो कर लिया गया था 2 दिसंबर 1815 को ही, लेकिन रेटिफाई जो किया गया था वो 4 मार्च 1816 एडी को किया गया था। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ सगौली टुक प्लेस इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ सगौली कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? तो इसका टाइम पीरियड 1815 एडी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और जो पेयर करेक्ट नहीं है उसको मेंशन करना है। हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, ये हमने पीछे ही देखा है। लॉर्ड वेलेस्ले, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी सही है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया था और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था वो वेलेस्ली ही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये आपका मैच गलत है। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1817 से लेके 1818 एडी तक चला था, और उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग ही वहाँ के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। इस वजह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो वेलेस्ले के टाइम पीरियड में ही हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो है उस टाइम पीरियड पे हेक्टर मुनरो ही थे। एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है उस टाइम पे कौन गवर्नर था? तो गवर्नर जनरल था उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड जो है 1817 से 1880 तक है, और ये वॉर रिलेटेड है लॉर्ड हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स। थॉमस मुनरो जो है गवर्नर ऑफ मद्रास कौन से टाइम पीरियड में थे? तो वो 1820 से लेके 27 तक मद्रास के गवर्नर थे। सर थॉमस मुनरो जो हैं गवर्नर थे मद्रास के, उनका टाइम पीरियड जो था गवर्नरशिप का वो 1820 से लेके 1827 एडी तक था। उनको रिकॉर्ड किया जाता है फादर ऑफ रियोतवारी सिस्टम इन इंडिया, इन विच द टैक्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रियोट्स ऑनर ऑफ द लैंड। जो क्रेडिट जाता है रियोतवारी सिस्टम का वो थॉमस मुनरो को जाता है, और रियोतवारी सिस्टम में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो डायरेक्ट रियोत से किया जाता था, जो कि ऑनर होते थे लैंड के। बेसिकली वो फार्मर्स हुआ करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, मैसूर को कैप्चर कर लिया था मिस गवर्नेंस के माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल इंडिया के बने थे जुलाई 1828 में। ही मेड इफेक्टिव एफर्ट टू एबॉलिश सती सिस्टम इन्फेंटिसाइड एंड एस्टैब्लिश पीस इन द कंट्री बाय एंडिंग द सोशल एविल्स। सबसे ज़्यादा इंडिया के सोशल एविल्स पे किसी ने काम किया था तो विलियम बेंटिक ने ही किया था। उन्होंने सती सिस्टम को हटाया था। सती सिस्टम को 1829 में एबॉलिश कर दिया गया था। इन्फेंटिसाइड को हटाया था और इस्टेब्लिश किया था पीस को कंट्री में। अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी टुवर्ड द इंडियन स्टेट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया जाए इंडियन स्टेट के लिए। द chaos took such an ugly turn in Jaipur that there was an attack on the British resident, but Lord Bentinck did not accept to interfere in that. Like this, he did not accept to interfere in Jodhpur, Bundi, Kota, Bhopal because of certain reason. Excluding this policy, he annexed Mysore in 1831. वैसे तो जो विलियम बेंटिक थे वो इंडियन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे और ना ही करते थे। कितनी भी वहाँ पे कोई भी बुरी सिचुएशन हो जाए नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी से हटते हुए मैसूर को एनेक्स कर लिया था 1831 एडी में। स्टेट ऑफ कुर्ग को एनेक्स किया था 1834 एडी में। पच्चर को किया था 1832 एडी में और जयंतिया को किया था 1835 एडी में। क्योंकि ये जो स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ था, इस वजह से उनको एनेक्स करना ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Governor General of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। इसने काफ़ी खराब ट्रीटी साइन की थी टीपू सुल्तान के साथ। थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1790 से लेके 1792 तक था और ये एसोसिएटेड था लॉर्ड कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस हिमसेल्फ टुक चार्जेस ऑफ आर्मी इन दिस वॉर। टीपू सुल्तान हैड द मेड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1792 एडी इन द वॉर अंडर विच ही हैड टू गिव अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। और इसी टाइम पे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है उसी टाइम पीरियड पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ था और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को अपनी आधी टेरिटरी देनी पड़ गई थी ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग। जो ठग्स का सप्रेशन हुआ था उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो कैप्टन स्लीमैन को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। The thugs included the follower of both Hindu and Muslim religion. They used to worship Kali, Durga, Bhavani. They used to cut the hair and offer it as sacrifice in the feet of goddess. Lord William Bentinck appointed Captain Sleeman to take action against these thugs. He arrested 1562 thugs between 1826 से लेके 1835 AD तक. Many of them were hanged and rest of them were banished for a lifetime. By 1837 AD, the organized thuggery came to an end. जो ठग्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन से बिलोंग करते थे और वो वर्शिप करते थे काली, दुर्गा और भवानी की। वो क्या करते थे, सिर को काट दिया करते थे और भगवान को चढ़ाया करते थे। विलियम बेंटिक जो है उन्होंने अपॉइंट किया था कैप्टन स्लीमैन को ताकि वो ठग्स को रोक पाएँ। 1826 से लेके 1835 टाइम पीरियड के दौरान टोटल 1562 ठग्स को अरेस्ट किया गया और बाकी को जो है लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। इस तरीके से 1837 एडी तक जितने भी ठगरी थे उनका एंड कर दिया गया था, उनको ख़त्म कर दिया गया था। अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ठग अचीव्ड। कौन से गवर्नर थे जिनके अंडर में सप्रेशन किया गया था ठग्स को एंड किया गया था? तो वो थे कैप्टन स्लीमैन। इसमें लीडरशिप पूछा हुआ है, गवर्नर जनरल नहीं पूछा हुआ है। लीडरशिप पूछा हुआ है, इस वजह से कैप्टन स्लीमैन आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। इनमें से कौन सा सोशल रिफॉर्म है जिसको कि विलियम बेंटिक लेके आए थे? एबोलिएशन ऑफ सती जो कि 1829 में हुआ था। एबोलिएशन ऑफ स्लेवरी जो हुआ था वो वैसे 1843 में हुआ था, लेकिन एक एक्ट लाया गया था 1833 में जिसमें बोला गया था कि स्लेवरी को बैन करेंगे। तो ये विलियम बेंटिक के ही टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू द चेंज ऑफ रिलीजन। ये इनके टाइम पीरियड में नहीं लाया गया था। सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड ऑफ थग्स पीछे हमने देखा है, ये विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ही लेके आया गया था। 1, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 4 विलियम बेंटिक के टाइम पे लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे
1828 एडी में, और 1829 एडी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि सती को अब बैन कर दिया जाएगा, अब सती को प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडियंस। Bentinck tried to suppress the thugs by running a campaign against the gang of thug. Bentinck also worked on education and freedom of the press. Bentinck ने क्या किया था, एजुकेशन पे भी काम किया था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था और प्रेस की फ्रीडम पे भी वर्क किया था। इन द टाइम पीरियड ऑफ बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 वाज पास्ड विच एबॉलिश्ड स्लेवरी। चार्टर एक्ट 1833 जो है वो विलियम बेंटिक के दौरान ही पास किया गया था, उसमें एबॉलिश किया गया था स्लेवरी को, लेकिन पूरी तरीके से जो बैन हुआ था स्लेवरी वो 1843 एडी में हुआ था। In 1835, he went back to England. The provision of disqualification due to change of religion was removed in 1850 AD. जो प्रोविज़न था डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, जो ऐसा होता था कि अगर आपने अपना रिलीजन चेंज किया तो आप जितने भी अपने फादर की प्रॉपर्टी से है वो हाथ धो बैठते थे। फादर की प्रॉपर्टी सन को नहीं ट्रांसफ़र की जाती थी। इस प्रैक्टिस को रिमूव किया गया था 1850 एडी में। Hence the statement 1 to 4 are correct, so option C will be आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय। सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था? उसको एबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ करेक्ट होगा। द मीनिंग ऑफ सती इज द होली एंड वर्चुअस वुमन। इन हिंदू रिचुअल द मैरिज इज कंसिडर्ड एज संस्कार विच मीन्स रिलेशन ऑफ स्पिरिट्स। द ब्राह्मण्स ऑफ द 18th century used to believe that if a woman becomes sati, 7 generation of husband will achieve heaven। क्या रूल था? एक्चुअली सती जो था उसका मतलब था कि होली और वर्च्यू से वुमन, जो भी वुमेन अगर सती करती है तो उसके हस्बैंड के 7 पुरुषों को मुक्ति मिल जाती है। इट वॉज क्वाइट फेमस अमॉन्ग हाईली रेपुटेटेड ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड राजपूत। फ्यू कॉन्शियस रूलर ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्राई टू एबॉलिश दिस सिस्टम। अकबर वॉज वन ऑफ दैम। अकबर ने भी सती सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश की थी। मराठा ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया था अपने स्टेट से। मराठा के स्टेट में सती अलाउ नहीं था। Portuguese and French also tried to abolish this system in Goa and Chandranagar respectively. It was Raja Ram Mohan Roy who started his campaign against sati practice. जो राजा राम मोहन थे उन्होंने सबसे पहले इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट की और उसी कैंपेन के नतीजे में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया था, जिसको कि रेगुलेशन 17 भी बोलते हैं, जो कि 1829 एडी में आया था। उसके दौरान उसी के बंगाल सती रेगुलेशन 1829 के अकॉर्डिंग ही सती को बैन कर दिया गया था बंगाल में, और 1830 में ये जो किया गया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी बैन कर दिया गया था। द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक विच बैंड दिस प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। विलियम बेंटिक के ही टाइम पीरियड में 1829 एडी में सती को बैन कर दिया गया था कम्प्लीटली, और इसको क्राइम बना दिया गया था। हु डिक्लेयर सती इलीगल। सती को इलीगल किसने बताया था? तो वो किया गया था विलियम बेंटिक के दौरान। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। कौन से ईयर में विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को हटा दिया था? तो वो किया था 1829 एडी में। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल असेंबली प्लान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाई। हिल असेंबली प्लान जो है वो कौन लेके आया था? ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। क्लीवलैंड लेके आए थे हिल असेंबली प्लान। Hill Assembly Plan was set up for the development of scheduled tribe by the Cleveland. He placed the entire range of hills inhabited by Pahadis under a uniform administration of Hill Assembly under hereditary hill chief called Sardars. The Cleveland ने क्या किया था? हिल असेंबली प्लान को लेके आए थे ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था ट्राइबल एरिया को, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही करते थे। उनके ही हेरिडिटरी जो किंग्स होते थे या हेड होते थे, चीफ होते थे, उनको सरदार बोला जाता था, वही इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। द असेंबली मेट ट्वाइस अ ईयर एंड हैड वाइड पावर इंक्लूडिंग दैट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग और रिसाइडिंग कैपिटल पनिशमेंट। सरदार वर इंटरेस्टेड द ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑल क्राइम्स एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द विलेज अंडर देयर कंट्रोल टू द अथॉरिटी। सरदार जो ही थे सबसे ऊपर होते थे और उनको ही ड्यूटी दिया गया था कि जो भी क्राइम हो या जो भी लॉ हो उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल वाज बैन्ड इन ईयर। जो स्लेव्स हैं उनका एक्सपोर्ट बंगाल से कब रोक दिया गया था? वो रोका गया था 1789 एडी में। The export of slaves from Bengal was banned in 1789 AD. In 1811 and 1823 AD, several laws were passed regarding slaves. In Charter Act 1833, the governor was asked to make a law to abolish slavery at the earliest. In 1843, slavery was declared illegal in all parts of India under the Indian Penal Code. Slavery was declared as a crime in 1860 AD. जो एक्सपोर्ट है स्लेव्स का उसको बैन कर दिया गया था 1789 एडी में, और 1811 1823 एडी में काफ़ी सारे लॉ पास किए गए थे स्लेव्स के रिगार्डिंग।
1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि ये लॉ बनाइए जिससे कि अबॉलिश कर पाएँ स्लेवरी को हटा पाएँ जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो। 1843 में स्लेवरी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडिया में जितने भी पार्ट हैं उन सब में 1843 में स्लेवरी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो इंडियन पीनल कोड जो था उसने स्लेवरी को तो कंप्लीटली बैन कर दिया था 1860 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध वॉज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाई, अवध को किस जुर्म में या क्या लगा के ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंडर में कर लिया था? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, बाई डिक्लेयरिंग द स्टेट एज अ माल एडमिनिस्ट्रेड। बोला था ब्रिटिशर्स ने कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से यहाँ के किंग नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी efficiently made the plan and accused Nawab of Awadh Wajid Ali Shah for maladministration and merged his estate into the British Empire in Feb 1856. He sent his officer to inquiry about the ground reality, who sent him a detailed report regarding maladministration. He sent that report to London to obtain permission to merge the Awadh. लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अपनी एक टीम को भेजा था चेक करने के लिए कि एक्चुअली वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है अवध में। तो उस रिपोर्ट ने माल एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिपोर्ट में दिया था कि अवध को माल एडमिनिस्टर किया जा रहा है। वो माल एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिपोर्ट डलहौजी ने लंदन में भेजी थी वहाँ के पार्लियामेंट से परमिशन लेने के लिए, ताकि वो अवध को मर्ज कर पाए ब्रिटिश एम्पायर में। इस तरीके से वाजिद अली शाह से अवध को छीन लिया गया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसके अकॉर्डिंग कुछ जो स्टेट्स थे उनको मर्ज किया गया था, उसका टाइमलाइन दिया गया है। सतारा को 1848 में मर्ज किया गया था, जैतपुर को और संबलपुर को 1849 में किया गया था, भगत को 1850 में किया गया था, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी डलहौजी की, उसके अंडर में कौन सा जो स्टेट मेंशन है उसको नहीं एनेक्स किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जयपुर। जयपुर को कभी भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में नहीं एनेक्स किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो इनका की टाइम पीरियड 1848 से लेके 1856 तक था, उन्होंने नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह जो थे उनको मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अवध को एनेक्स कर लिया था। अवध को एनेक्स करने के बाद और भी स्टेट्स हैं और भी टेरिटरीज हैं जिसको कि उन्होंने मर्ज किया था ब्रिटिश एम्पायर में, उसका टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे ऊपर ही, ये टाइमलाइन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर इन, जो भगत स्टेट है उसको कौन से टाइम पीरियड में एनेक्स किया गया था? उसको एनेक्स किया गया था 1850 में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसको ब्रिटिश ने कभी एनेक्स नहीं किया था? तो सिंध, अवध, सतारा इन सबको किया था, ग्वालियर को नहीं किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंध वॉज एनेक्स्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इलनबर्ग। इलनबर्ग के टाइम पीरियड में ही सिंध को एनेक्स किया गया था। इलनबर्ग का टाइम पीरियड जो था 1842 से 44 तक था। अवध को एनेक्स किया था 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे और इसको मर्ज किया था डलहौजी ने। सतारा को एनेक्स किया गया था 1848 में, लेकिन ग्वालियर को कभी भी एनेक्स नहीं किया गया था। अवध वॉज एमलगेटेड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर, अवध को कब एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने? तो 1856 में किया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following annexation of the following states under doctrine of lapse and arrange them into the chronological order. Doctrine of lapse जो था उसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेट्स हैं उनको एनेक्स किया गया था, उनकी क्रोनोलॉजी बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले किया था सतारा को, जो एनेक्स किया था 1848 में किया था, झांसी को 1854 में किया था, भगत को 1850 में किया था, उदयपुर को 1852 में किया था। ये इसका क्रोनोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है सतारा, सतारा के बाद जो है भगत है, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2 पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा, 1342, 1342 ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ये ईयर दिया हुआ है एनेक्सेशन का और स्टेट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मर्जर ऑफ सतारा, सतारा का 1849 दिया हुआ है जो कि 1848 था, तो ये गलत हो जाएगा, करेक्टली बताना है हमें इसमें। मर्जर ऑफ पंजाब दिया हुआ है, मर्जर ऑफ अवध दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन सी, क्योंकि अवध को 1856 में ही मर्ज किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने फॉर्मुलेट किया था और इम्प्लीमेंट किया था? तो डलहौजी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार हम देख चुके हैं, अवध होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको कुछ प्रिंसली स्टेट दिया गया है और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि ब्रिटिशर्स ने उसको कब एनेक्स किया था। तो सबसे पहले सतारा को किया था, 1848 में। झांसी को किया था 1854 में और संबलपुर को किया था 1849 में। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, सबसे पहले आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतारा को एनेक्स किया था 1848 में, संबलपुर को एनेक्स किया था 1849 में, झांसी को एनेक्स किया था 1848 में, तो यही इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी उसका फर्स्ट विक्टिम कौन था? तो उसका फर्स्ट विक्टिम वैसे तो अवध सतारा था, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, सतारा। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी टू एनेक्स द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट ऑन द सर्टेन ग्राउंड। कुछ सर्टेन ग्राउंड को बना के बेस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने काफ़ी सारे स्टेट को एनेक्स कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को सबसे पहले अप्लाई किया गया था सतारा पे और सतारा को एनेक्स कर लिया था 1848 एडी में डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज्ड अंडर द डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में सबसे पहले कौन सा स्टेट था जिसको मर्ज किया गया था? वो किया गया था सतारा को। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में और सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी अलायंस में अवध आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट सतारा आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जेम्स एंड्रयू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका रियल नाम था? तो वो था डलहौजी का ही नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1848 में और 1848 में ही ये लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इनको द अर्ल ऑफ डलहौजी भी बोला जाता है। इनका रियल नेम जो था एंड्रयू बॉर्न रैमसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट था उसको कब पूरा किया गया था, किसके टाइम पीरियड के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पीरियड में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड एलनबर्ग, एलनबर्ग का जो टाइम पीरियड था 1842 से लेके 44 तक था, स्टेट ऑफ सिंध को मर्ज कर दिया गया था और इसको मर्ज करने का क्रेडिट जो जाता है चार्ल्स नेपियर को जाता है और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबर्ग थे और 1843 एडी में सिंध को मर्ज कर दिया गया था और इसका मेन रीज़न जो था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था। सिंध वॉज कॉन्क्यूर्ड एंड एनेक्स्ड बाई, सिंध को किसने कॉन्क्यूर किया था और एनेक्स किया था? तो नेपियर ने किया था। यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ चार्ल्स नेपियर दिया गया है और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे एलनबर्ग थे। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वॉज एनेक्स्ड बाई द ब्रिटिश इन कौन से सन में सिंध को एनेक्स किया गया था? वो किया गया था 1843 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। सिक्किम को किसने मर्ज किया था? तो डलहौजी ने ही किया था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम वाज अ स्मॉल कैपिटल बिटवीन नेपाल एंड भूटान। लॉर्ड डलहौजी annexed part of Sikkim like Darjeeling and other far away area on the pretext that Sikkim's king has misbehaved with two English doctor। ब्रिटिश जो थे उनकी सारी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा अनसर्टेन होती थी और उनका कोई भी बेसिस नहीं होता। अब वहाँ पे इन्होंने सिक्किम को सिर्फ़ इसलिए एनेक्स कर लिया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वहाँ के जो किंग थे उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स के 2 डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर दिया। अब डॉक्टर्स के साथ में मिसबिहेव कर दिया तो पूरे स्टेट को ही उन्होंने एनेक्स कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। ब्रिटिश डोमिनियन में जब अवध को मर्ज किया गया उस टाइम पे वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंस कौन प्रेजेंट था? तो उस टाइम पे थे जेम्स आउटरम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1854 में जेम्स आउटरम was appointed as a British resident of Awadh in place of W.H. Sleeman. He termed the administration of Awadh as corrupt and the condition of public deplorable. Outram's report was basis of Awadh merger in February 1856. Henry Lawrence was the British resident of Lucknow during the revolt of 1857 who was killed by the revolutionaries. जब अवध का मर्जर हो रहा था उस टाइम अवध के जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो थे जेम्स आउटरम और जब लखनऊ में जो चल रहा था रिवॉल्ट 1857 का तो उस टाइम लखनऊ के जो रेजिडेंट्स थे वो थे हेनरी लॉरेंस। जेम्स आउटरम जो हैं उन्होंने ही माल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बना के दी थी और इनका ही रिपोर्ट बेसिस बना अवध के मर्जर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। फर्स्ट रेलवे जो है वो कब इंडिया में डाला गया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही डाला गया था।
The development of the railway line in India was an effective decision made by British Governor General Lord Dalhousie. The first railway line was laid down from Bombay to Thane in 1853 during the period of Dalhousie. The main objective of development of railway in India was to carry raw material from internal part of the country to the other ports and carry army to remote area to crush the revolt. मेनली जो रेलवे लाइंस इंडिया में डाली गई थी वो ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए डाली गई थी। सबसे पहले 1853 में इसका नींव रखा गया था और फर्स्ट जो रेलवे बना था वो बॉम्बे से लेके थाने के बीच में बना था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सोल्जर्स हैं उनको इंटरनल पार्ट तक इंडिया में पहुंचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको भी इंटरनल पार्ट से लेके कंट्री के पोर्ट्स तक डिलीवर किया जा सके और आर्मी जो भी रिवोल्ट्स हो रहे हैं जिस भी एरिया में वहाँ पे इजीली पहुँच पाए और उस क्रश कर पाए उन रिवोल्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक खुली थी तो वो बॉम्बे से लेके थाने तक थी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर। रेलवे लाइन जो है इंडिया में पहली बार किस ईयर में स्टार्ट की गई थी? 1853 में स्टार्ट की गई थी। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? यहाँ काम कुछ कंपनी का नाम मेंशन है, इसमें बताना है कि कौन सी कंपनी थी जिसने कि इंडियन रेलवे को स्टार्ट किया था, इंडियन रेलवे सर्विसेज को स्टार्ट किया था। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था नाम। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। द फर्स्ट रेलवे सर्विसेज इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी इन 1853 AD फ्रॉम बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। सबसे ज़्यादा टेरिटरी का और लास्ट मेजर एक्सटेंशन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? तो वो किया गया था डफरिन के टाइम पे। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर जब हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 के पीरियड में ही कांग्रेस की फाउंडेशन भी रखी गई थी। तो उसी टाइम पीरियड से आप याद रख सकते हैं कि थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर भी जो हुआ था 1885 में हुआ था, जिस ईयर में कांग्रेस का नींव रखा गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर बर्मा वॉज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 1 जैन 1886 और थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर जो हुआ उसको ही कॉन्क्लूड करके बर्मा को इंडिया में मर्ज कर लिया गया था 1886 AD में। Which was the major extension of British India territory? The Viceroy of India at that time was Lord Dufferin. और उस टाइम पे जो इंडिया के वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855 बाय। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। Before Lord Dalhousie, the work of public construction was under the Army Board. The Public Work Department was set up for the first time in 1854 in the period of Lord Dalhousie. Lord Dalhousie के आने से पहले जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन का काम था वो आर्मी बोर्ड ही देखती थी। डलहौजी के आने के बाद डलहौजी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया, उसके बाद जितने भी पब्लिक वर्क होते थे वो उसको ये डिपार्टमेंट देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुज रोल द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। किसके रूल में विडो रीमैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया गया था। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856 में पास किया गया था। उस टाइम जो टाइम चल वॉइस रहे थे लॉर्ड कैनिंग थे। बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर एन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द बंगाल रेनेसा अंडर द टर्म ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट विडो रीमैरिज was presumed legalized and the children born after the marriage were declared legal. 1856 AD में विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट जो लगाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लगाए थे। इसके बाद विडो की रीमैरिज के बाद जो भी बच्चे होते थे उनको लीगल माना जाने लगा। नेक्स्ट है क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन द November 1st 1858 बाई। जो विक्टोरिया का मैनिफेस्टो था 1857 के वॉर के बाद उसको रीड किया था, वो किसने रीड किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। उस टाइम पे फर्स्ट वॉइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे 1858 में। The most important effect of revolt of 1857 was transfer of power from the company to British monarch. Queen Victoria's manifesto was read out in Darbar held by Lord Canning at Allahabad, Prayagraj on November 1st, 1858, who became the first Viceroy of India. जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो कंपनी के पास पावर थी, कंपनी के पास जो भी पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी ब्रिटिश मोनार्क को। क्वीन विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था उसको रीड किया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ रीड किया था? इलाहाबाद प्रयागराज में किया था और डेट जो थी November 1st 1858 को किया था। और लॉर्ड कैनिंग ही जो बने थे वो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वॉइसरॉय इंडिया का कौन था? पीछे ही हमने देखा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858। कहाँ पे रीड किया था? तो इलाहाबाद में किया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू अडॉप्ट एन हायर इन द प्लेस ऑफ एन ऑन सन वाज रीस्टैब्लिश बाय कौन से एक्ट ने रीस्टैब्लिश किया था कि आपका कोई अगर अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है तो आपने किसी हायर वगैरह को अडॉप्ट किया है उसको दे सकते हैं। तो वो था क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। इसमें डिक्लेयर किया गया था कि हायर भी अब लीगल हकदार होंगे अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए। Queen's Victoria Manifesto was read out in Darbar held by the Lord Canning at Allahabad, Prayagraj on November 1st, 1858, which widely changed the policy toward native Indian estate and enabled them to be used for rescue on the occurrence of any crisis. The policy of conquest and annexation was fully abolished and the ruler of native estate were permitted to adopt and hire. क्वीन विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था उसने क्या किया? पहली बात तो उसने एनेक्सिएशन की जो भी पॉलिसीज़ थी, कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सिएशन की पॉलिसीज़ उसको एबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। सेकंड जो पावर था वो ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी से ब्रिटिश मोनार्क को और रूलर्स को परमिट कर दिया कि उनके जो भी हायर हैं वो अब उनकी प्रॉपर्टी को जनरेशन के थ्रू पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्पेरेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया को कब अपॉइंट किया गया था एज द एम्पेरेस ऑफ इंडिया? तो 1877 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Queen Victoria was appointed as the Empress of India in 1877. Next question है under the Royal Title Act, Queen Victoria became the Empress of India in कौन से ईयर में बनी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश्ड स्लेवरी। स्लेवरी को किसने एबॉलिश किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा एलनबर्ग। लॉर्ड एलनबर्ग ने एबॉलिश किया था स्लेवरी को। स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड बाई एन एक्ट 5 ऑफ 1843 बाई दैन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलनबर्ग। हिज टेन्योर वॉज फ्रॉम 1842 टू 1844। लॉर्ड एलनबर्ग का जो टाइम पीरियड था 1842 से लेके 1844 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। यही ऑप्शन करेक्ट है। कॉर्नवालिस के टाइम पे ही परमानेंट सेटलमेंट आया था और इसका टाइम पीरियड जो है 1793 था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793 व्हाइल मास्टरली इनएक्टिव इज रिलेटेड टू जॉन लॉरेंस। जो मास्टरली इनएक्टिविटी है वो जॉन लॉरेंस की पॉलिसी है, ना ही कि वेलेस्ली की पॉलिसी है। सब्सिडरी अलायंस जो है वेलेस्ली की पॉलिसी थी और फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डफरिन के टाइम पे रखा गया था, कैनिंग के टाइम पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी ये आपका ऑप्शन गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है उनकी मास्टर इनएक्टिविटी उनकी पॉलिसी नहीं थी, जॉन लॉरेंस की पॉलिसी थी। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पीरियड पे लाया गया था? तो कॉर्नवालिस के टाइम पे लाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहाँ पे कुछ गवर्नर्स के नाम दिए हुए हैं और उनकी पॉलिसीज दी गई हैं, उसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ये गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन ऑफ 1829 ये लाया गया था और इसी के अंडर जो है सती सिस्टम को बैन किया गया था। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है वो 1803 से लेके 1805 तक चला था और ये उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ले थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1817 से लेके 1818 तक चला था और उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। After defeating Maratha Third Anglo-Maratha War, Lord Hastings abolished the title of Peshwa and merged all regions of Peshwa in Bombay Presidency. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? जितनी भी पेशवाशिप थी पेशवास की, उसको एबॉलिश कर दिया था और पेशवा की जितनी भी टेरिटरी थी उसको मर्ज कर दी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अपार्ट फ्रॉम दिस द कंपनी टुक ओवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ बुंदेलखंड, मालवा एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। पेशवा डोमिनेटिंग जो भी एरिया थे वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी भी ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। व्हेन वाज द पेशवाशिप एबॉलिश्ड। पेशवाशिप को कब एबॉलिश किया था? तो वो 1818 में कर दिया था, ऊपर हम देख चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग निगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817 विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपुताना। 1817 से 18 के बीच में किसने निगोशिएट किया था सबऑर्डिनेट अलायंस को राजपुताना स्टेट के साथ? तो वो किया था चार्ल्स मेटकाफ ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट।
Lord Hastings sought to impose British paramountcy in India, for which the suppression of Maratha and the Pindaris was essential. He looked upon the Rajputana state as his natural allies against the Maratha and Pindaris. Charles Metcalfe was entrusted with the duty of negotiating alliance with princely state of Rajputana. लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी को प्रूव करना चाहते थे और वो सप्रेस करना चाहते थे मराठा और पिंडारीज को। इसके लिए उनको सबसे बेस्ट अलाइज जो लगे वो लगे थे राजपूताना। वो राजपूत को तो अपने साइड करना चाहते थे और मराठास और पिंडारी को सप्रेस करना चाहते थे। इस चीज़ का काम जो उन्होंने दिया था राजपूताना स्टेट को नेगोशिएट करने के लिए, अपने साइड लाने के लिए, वो उसका काम चार्ल्स मेटकाफ को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, ये भी सही है। सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल वॉर, ये सही नहीं है। यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये सही है। इसके बाद ही पेशवाशिप को भी अबॉलिश कर दिया गया था 1818 में। जो एंग्लो नेपाल वॉर है वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, ना कि जॉन शोर के टाइम पीरियड पे हुआ था। द फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर वाज फॉट इन 1814 एडी एंड एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट। जो फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर है वो 1814 एडी में हुआ था और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। सेकेंड एंग्लो नेपाल वॉर 1815 में हुआ और अल्मोड़ा इन कुमाऊं वाज वॉन एंड मेजर जनरल और चिलरौनी तो जो थे उन्होंने फोर्स किया वीर गोरखा सरदार अमर सिंह को कि वो हैंड ओवर कर दे फोर्ट ऑफ मालवा। As a result, the British army was only 30 miles away from Kathmandu. The ruler of Nepal signed the Treaty of Sagali in 1815, rectified in 1816, and handed over Kumaon, Garhwal, Shimla district to the British. जो नेपाल के रूलर थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू कुमाऊं, गढ़वाल, शिमला को ब्रिटिशर्स को दे दिया और ट्रीटी ऑफ सगौली जो साइन हुई थी 1815 में हुई थी और रेक्टिफाई जो की गई थी 1816 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? जो भी इनमें से करेक्टली मैच है उसको मेंशन करना है। लॉर्ड एलनबर्ग एनेक्सिएशन ऑफ अवध, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सिएशन ऑफ सिंध, ये भी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ले फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये स्टेटमेंट सही है। वेलेस्ले के टाइम पे ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया था। लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम में एनेक्सिएशन ऑफ सिंध हुआ था जो कि 1843 एडी में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में अवध को एनेक्स कर लिया गया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे और 1856 एडी में हुआ था। वेलेस्ली के टाइम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था और 1799 एडी में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और इसका टाइम पीरियड जो था 1817 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी एनेक्सिएशन ऑफ अवध, ये स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड डफरिन डफरिन के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही स्टेटमेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये भी स्टेटमेंट सही है। विलियम बेंटिक के टाइम पे ही 1833 का चार्टर एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड लिक्टन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था वो ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था वो लिप्टन के टाइम पे हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है और यही इसका आंसर होगा। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी एंड अफगानिस्तान। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। इसका टाइम पीरियड 1839 से 1842 था और उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो था उसका टाइम पीरियड 1878 से लेके 1880 था और उस टाइम पे जो टेन्योर था वो लॉर्ड लिटन का था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे जिसका कि टाइम पीरियड 1839 से लेके 1842 एडी था, उस टाइम पे ऑकलैंड थे गवर्नर जनरल और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे जो टेन्योर था लॉर्ड लिटन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मस्ट अर्ली इनएक्टिव? ये क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं तो जॉन लॉरेंस इसका ऑप्शन हो जाएगा। द पॉलिसी ऑफ मस्ट अर्ली इनएक्टिव रिगार्डिंग एंग्लो अफगान वॉर was started during the tenure of Lord Ellenborough and ended in the tenure of Lord Northbrook. This period is also known as policy of must early inactive period. Generally, it is known due to the John Lawrence as during his tenure they got lots of opportunity to implement this policy. Masterly inactivity was primarily used by J.W.S. Willey in the article of Edinburgh Review. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ मायो और ये कब किया गया था? 1870 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। जब इंडिया का फर्स्ट सेंसस को हेल्ड किया गया था उस टाइम में किसका टेन्योर चल रहा था? तो लॉर्ड मेयो का चल रहा था।
फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया स्टार्टेड इन 1872। 1872 में फर्स्ट सेंसस इंडिया का स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में टेन्योर जो था लॉर्ड मेयो का था। बट द रेगुलर सेंसस बिगन इन 1881। 1872 में जो किया गया था वो रेगुलर नहीं था। रेगुलर जो सेंसस की स्टार्ट किया गया था वो 1881 में किया गया था और उस टाइम पे जो टेन्योर था वो लॉर्ड रिपन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जिन्होंने कंडक्ट किया था सेंसस वो कौन था? तो लॉर्ड मेयो होगा। ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय अ कॉन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वाज ऑन टूर। अंडमान और निकोबार में किस वाइसरॉय को मार दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो को ही मार दिया गया था। लॉर्ड मेयो वाज मर्डर्ड बाय कॉन्विक्टेड प्रिजनर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हेन ही वाज आउट फॉर वॉक। ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय किल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जो लॉर्ड मायो पहले वाइसरॉय थे जिनको उनके टेन्योर के दौरान ही मार दिया गया था। विच वाइसरॉय वॉज मर्डर्ड इन हिज टेन्योर? लॉर्ड मायो ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। 1870 का जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ही किया था। उन्होंने सेंटर से पावर हटा के कुछ पावर्स जो है फाइनेंस के वो प्रोविंसेस को भी दे दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टन सर्विसेज। ये भी स्टेटमेंट सही होगा। कुछ जो पावर है एडमिनिस्टर करने के लिए वो प्रोविंसेस को भी दे दी गई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ट्रांसफर कर दी गई थी। थर्ड है, इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पार्शियलिटी। ये भी स्टेटमेंट सही है। जो भी इम्पेरिटी थी जो एग्जिस्ट कर रही थी ब्रिटिश इंडिया में उसको कम करने की या रेक्टिफाई करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है, इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसने फोकस किया था कि एक्चुअली प्रोविंसेस की नीड क्या है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑल स्टेट्स में स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का था उसने क्या इंप्लीमेंट करना चाहा? उसने लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन करने की कोशिश की थी। कुछ जो लेजिस्लेशन की पावर है वो प्रोविंसेस को देने की कोशिश की थी। यही 1868 का जो डिवोल्यूशन का एक्ट चल रहा था उसी का नतीजा था मेयो का रिजोल्यूशन 1870 का, जिसके थ्रू मेयो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की। इंपीरियल गवर्नमेंट जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी थी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया था प्रोविंसेस को, जिसमें कि इंक्लूड था एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और रोड। ये दिस मार्क द इंसेप्शन ऑफ लोकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर फिस्कल स्टेबिलिटी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर ग्रांटेड द अथॉरिटी टू रिलाई ऑन लोकल टैक्सेशन फॉर बैलेंसिंग देयर बजट। और लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको टैक्सेशन की भी पावर दे दी गई थी ताकि वो अपने बजट को बैलेंस कर पाएं। लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन हैज़ डिलिनिएटेड लोकल इंटरेस्ट, सुपरविजन एंड केयर आर नेसेसरी टू सक्सेस in the management of the fund devoted to education, sanitation, medical relief, and local public work. The operation of this resolution in its full meaning and integrity will afford opportunity for the development of self-government, for strengthening municipal institution, and for association of native and Europeans to the greater extent than heretofore in the administration of affairs. इसका मेन काम ये था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको देखा जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, म्यूनिसिपैलिटी जो भी थी इंडिया में उनको स्ट्रेंथन किया जाए और एसोसिएट किया जाए नेटिव्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? तो मेयो ने ही किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज, तो लिटन था जिसने कि फॉरवर्ड पॉलिसी को अफगानिस्तान के लिए अपनाया था। लॉर्ड लिटन वाज अपॉइंटेड वाइसरॉय इन 1876 एडी में अपॉइंट किया था। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिसरेल थे। ही प्रेफर टू फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड रिप्लेस मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। जो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी को अफगानिस्तान के लिए फॉलो किया जा रहा था उसको हटा के फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का फॉरवर्ड पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आप याद रखेंगे। द वॉइसरॉय हु फॉलोड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज लॉर्ड लिटन। ही इसका आंसर होगा ऑप्शन पी और उसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कुछ आपको दिया गया है, इसमें किस कौन सा जो एक्ट है उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है लॉर्ड लिटन? तो स्टार्चे कमीशन है इसके साथ एसोसिएटेड है। द आर्म्स एक्ट इसके साथ भी एसोसिएटेड है। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट है, इसको 1878 में लाया गया था, इससे भी एसोसिएटेड है। द इल्बर्ट बिल से एसोसिएटेड नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन इससे एसोसिएटेड नहीं है, इससे एसोसिएटेड है लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड लिटन जो थे एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, उन्होंने सर्व किया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया और उनका टाइम पीरियड जो था 1876 से लेके 1880 तक था। उनके वो टेन्योर के दौरान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ लाई गई थी, जिसमें से कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, जिसने कि रेगुलेट किया था इंडियन वर्नाकुलर प्रेस को, यानी जो इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, उसके लिए ये एक्ट था। उसके फ्रीडम्स को कर्ब करने के लिए, उसके फ्रीडम पे लगान लगाने के लिए, जो भी हमारी देश के भाषा में न्यूज़पेपर होते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए ही मेनली ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इंक्लूड द इंडियन और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडियन आर्म एक्ट ऑफ 1878। इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन था वो अपने पास गन वगैरह नहीं रख सकता था, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। बिना लाइसेंस के अगर किसी इंडियन ने गन रखा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बन गया था। द एक्ट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस एंड सर्टेन गवर्नमेंट पर्सनल। जो ये आर्म्स एक्ट था या वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था क्योंकि ये केवल इंडियंस पे अप्लाई होता था। जो भी यूरोपियंस थे और एंग्लो इंडियंस थे उन पे अप्लाई नहीं होता था। फेमिन कोड वर गिवन बाय द फेमिन कमीशन दैट वाज सेट अप इन 1878 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्टार्चे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन ओनली। एक फैमिन कोड को स्टैब्लिश किया गया था, जो कि दिया था फैमिन कमीशन ने, और इस फैमिन कमीशन के जो हेड थे वो थे रिचर्ड स्टार्चे, इसीलिए इसको स्टार्चे कमीशन भी बोला जाता है। ये मेनली फैमिन के लिए था, जो भी आपका भूखमरी वगैरह और फैमिन आते थे उसके लिए ये कमीशन बिठाया गया था, और ये लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में ही किया गया था। द इनफेमस फेमिन कोड हैज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर देयर हैंडलिंग ऑफ 1876-78 famine in India, which resulted in significant loss of life. Ilbert Bill, on the other hand, was introduced in 1883 by Lord Ripon that allowed Indian judge and magistrate to try British offender in criminal cases at the district level. इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन लेके आए थे, और ये जो पहले जुडिशियल सिस्टम था, पहले जो जजेस हुआ करते थे, इंडियन जजेस जो होते थे, उनके पास पावर नहीं था कि वो यूरोपियंस को ट्राई कर पाएँ या यूरोपियंस के जो भी केसेस हैं उसको सुन पाएँ। तो इल्बर्ट बिल ने ये करने की कोशिश की थी कि इंडियंस जज जो हैं उनके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो यूरोपियंस जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको जज कर पाएँ। लेकिन ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल बन गया और लॉर्ड रिपन को इसको वापस लेना पड़ा था, ये कभी भी बिल एक्ट नहीं बन पाया था। नेक्स्ट है, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन सबसे ज़्यादा लंबे टर्म के लिए वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था 7 साल का था और 1899 से लेकर 1905 तक था। फिर लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड जो है 1884 से 1880 तक था। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से लेकर 1916 तक था और 6 साल के लिए था। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड 1869 से 72 तक था और 3 सालों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको इंडिया में किसने स्ट्रेंथन किया था, तो उसको किया था लॉर्ड रिपन ने। In 1880, the Liberal Party came to power in England under the leadership of Gladstone. He was a supporter of freedom. Lord Ripon was appointed as a viceroy during this period. The landmark in the development of local self-government was Lord Ripon's resolution of 1882. 1880 में क्या हुआ, ब्रिटेन में लिबरल पार्टी पावर में आ गई और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन जो थे वो फ्रीडम के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और वो चाहते थे कि लोकल जो गवर्नमेंट है उसको फ्रीडम मिले। और इसी पीरियड के दौरान जो लॉर्ड रिपन थे उनको वाइसरॉय बनाया गया इंडिया का, और उन्होंने डेवलप किया लोकल सेल्फ। उसी टाइम पे हिस्टोरिक रिजोल्यूशन पास किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फ्रीडम के लिए, और उसको ही जाना जाता है लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882। इसके अकॉर्डिंग ये था कि द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द कंट्री बिगिंस विद दिस। अंडर दिस प्रपोजल लोकल boards were established in rural territories. The resolution was passed to build district subdivision, tehsil, taluk in every district. The municipalities were established in the cities. This institution were given several tasks and sources of income. इसी इसी रिजोल्यूशन के थ्रू जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई और हर डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न, तहसील और ताल्लुक बनाए गए। म्यूनिसिपैलिटी को भी इस्टेब्लिश किया गया सिटीज़ में, और लोकल अथॉरिटीज़ जो थी उनको कुछ काम दिया गया और उनको पावर दिया गया कि वो टैक्स वगैरह लिवाइव कर पाएँ सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जाता है। उनका ही रिजोल्यूशन जो 1882 में आया था उसको ही माना जाता है रिस्पॉन्सिबल कि उसने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी प्रमोट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे वो यूरोपियंस को नहीं जज कर सकते थे, उनके केसेस को नहीं सुन सकते थे। इसको ही रिमूव करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल था। The Ilbert Bill was a bill introduced in 1883 for the British Indian by the Viceroy Ripon that proposes an amendment to the existing law in the country to allow Indian judges and magistrates to try British offender in criminal cases at district level, something that was not allowed before. The introduction of bill led to intense opposition in Britain and from British settler in India that ultimately played on racial tension. Next question है the first factory act for restricting the working hour of women and children and authorizing local government to make necessary rule was adopted during whose time? किसके टाइम पीरियड पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को लाया गया था जिसने कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लिमिट कर दिया था वर्किंग आवर वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए? तो वो ले आया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन जो थे काफ़ी ज़्यादा वाइज़ और काइंड वॉइसरॉय थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के फ़ेवर में एक्ट लाना चाहा, एक्ट को पास करना चाहा, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी सर्टेन लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो सारे पॉलिसीज़ जो थे एक्ट नहीं बन पाए। लॉर्ड रिपन इज़ कंसीडर्ड एज़ द Lord Ripon is considered as the most liberal viceroy of India. He made the first Factory Act 1881, which tries to facilitate the position of worker. This act prohibits the employment of children below 7 years of age and employment of children 7 to 12 years of the age for more than 9 hours and also provided 4 days off in a month. लॉर्ड रिपन ही जो थे उनका ही पॉलिसी था और उनका ही एक्ट था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे 1881 में। इस एक्ट ने क्या किया? पहली बात तो जो चिल्ड्रन जो कि 7 साल से कम थे उनको कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, उनका एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर दिया। और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उनका जो जॉब का आवर था उसको भी लिमिट कर दिया। 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे ही काम कर सकते थे और इन्होंने पूरे महीने में 4 दिन की छुट्टी भी कंपल्सरी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसको देखना है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अलाउ द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें वर्किंग आवर को फिक्स किया गया था, हमने ऊपर ही दिया है, देखा है। वर्किंग आवर को फिक्स किया गया था और चिल्ड्रन की एज को फिक्स किया गया था और मंथ में जो 4 छुट्टियां थी उसको फिक्स किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एम लोखंडे वॉज पॉइनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है कि एन एम लोखंडे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉइनर थे इंडियन लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑप्शन 2 केवल करेक्ट होगा और ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, लिमिटेड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12, required that dangerous machinery should be financed properly. The act was focused on the security of labor who were child. N.M. Lokhande was pioneer of labor movement in India. He is remembered not only for ameliorating the working condition of textile mill hand in 19th century but also for courageous initiative on caste and communal issue. Therefore, only statement 2 is correct. एन.एम. लोखंडे जो थे उन्होंने लेबर मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था और केवल लेबर मूवमेंट ही नहीं, वो जो कंडीशंस थी कास्ट की, लोअर कास्ट की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा सुधारना चाहा और जो कम्युनल टेंशन्स चल रहे थे, कम्युनल इश्यूज चल रहे थे इंडिया में, उसको भी काफ़ी हद तक टैकल करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। द प्रपोजल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1882। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1882 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पे लॉर्ड रिपन ही वॉइस रहे थे। विच वॉज इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ local self-government in modern India. He ordered provincial government to analyze the financial resources of their provinces so that it could be fixed that general expenses on which item can be transferred to the local administration. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि सही नहीं है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके आगे दिया हुआ है लॉर्ड लिटन, यही ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली का ही था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी का ही था। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको 2 लिस्ट दी गई है, उन लिस्ट को मैच करना है। क्लाइव है, क्लाइव ने क्या किया था?
ड्वेल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था बंगाल में। बेंटिक ने क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। चार्ल्स मेटकाल्फ ने क्या किया था, रिमूव किया था प्रेस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है चार्ल्स मेटकाल्फ को। कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन किया था बंगाल का। तो ए का सी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। In 1765, लॉर्ड क्लाइव इम्प्लीमेंटेड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था, लेके आए थे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को, जिसमें कि निजामत और दीवानी रखा गया था। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वॉज लेड डाउन बाई मैकॉले ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बेंटिक। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका फाउंडेशन जो रखा था मैकॉले ने रखा था। उस टाइम पीरियड पे कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। The idea of Macaulay about his proposal was to create a class of person who are Indian in blood and color but English in taste and in opinion, in morals and intellectual. ये मेनली मैकॉले करना क्या चाहते थे कि जो इंडियन पर्सन्स हैं उनमें कुछ क्लास बनाना चाहते थे जो कि ब्लड और कलर से तो इंडियन हो, लेकिन उनका जो टेस्ट है या ओपिनियन है या मोरल्स हैं या इंटेलेक्ट्स हैं वो टोटल ब्रिटिश के जैसे हों, इंग्लिश में हों। द आइडिया ऑफ मैकॉले वॉज अप्रूव्ड ऑन मार्च 7, 1835। और मैकॉले का जो भी ये आइडिया था उसको 7 मार्च 1835 को अप्रूव कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी हायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज भी इंग्लिश ही फॉलो होती है इंडिया में बहुत सारी जगहों पे। चार्ल्स मेटकाफ रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, दस ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर। चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, जो भी न्यूज़पेपर पे रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव किया था। इस वजह से उनको लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर भी बोला जाता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था और उस टाइम पे जो यहाँ के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, मैच करने हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो था, इन्होंने प्रोहिबिट किया था सती को रोका था। लॉर्ड रिपन का जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। लॉर्ड कर्जन का जो था डिवीजन ऑफ बंगाल था। ए का डी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो थे उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रोहिबिशन ऑफ सती होगा। लॉर्ड रिपन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा। लॉर्ड कर्जन का डिवीजन ऑफ बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, गवर्नर जनरल और इवेंट दिया गया है उसको प्रॉपरली मैच करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ले परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट था, ना ही कि लॉर्ड वेलेस्ले का था। एलनबर्ग एनेक्सिएशन ऑफ सिंध, ये सही है, एलनबर्ग के टाइम पे ही एनेक्स किया गया था सिंध को। लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वॉर, ये भी गलत है, फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ था ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, हमने पीछे देखा है इसको। मर्जर ऑफ सिंध जो हुआ था 1843 में हुआ था और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इलनबर्ग थे। वैरन हेस्टिंग जो अपॉइंट किया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू, 1772 के एक्ट के थ्रू। The tenure of Cornwallis lasted for 1786 to 1793 AD and 30 जुलाई 1805 to 5 अक्टूबर 1805। 2 बार कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के और ये इनका टाइम पीरियड था। द मेजर एवेंट ऑफ हिज टेन्योर वाज बैन ऑन द स्लेव ट्रेड, स्टार्टिंग सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड परमानेंट सेटलमेंट। जो मेजर पॉलिसीज थी कॉर्नवालिस की वो थी कि उन्होंने स्लेव ट्रेड को रोका था, स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज को, पुलिस सर्विसेज को भी स्टार्ट किया था और परमानेंट सेटलमेंट को लेके आए थे। द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज फ्रॉम 1798 टू 1805। लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1805 तक है और इनके टाइम पीरियड में कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और उन्होंने स्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज को कैलकाटा में। द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी वॉज फ्रॉम 1848 टू 1856 और डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से लेके 1856 तक था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था कर्जन के टाइम पे। द एफर्ट रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्टेड इन 1784 AD विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकाटा बाय विलियम जोनस। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसको तो स्टार्ट कर दिया गया था
1784 में ही इस्टेब्लिश किया गया था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी को जो इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको इस्टेब्लिश किया था विलियम जोनस ने। इन 1861 एडी लॉर्ड कैनिंग अपॉइंटेड अलेक्जेंडर कनिंघम एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया था एज अ सर्वेयर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। लॉर्ड कर्जन ने अपने टेन्योर के टाइम पे सेंट्रलाइज कर दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और अपॉइंट किया था जॉन मार्शल को एज अ डायरेक्टर जनरल इन 1901 एडी। जॉन मार्शल जो एज्यूम किए थे अपने चार्जेस को 1902 एडी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ऊपर ही देखा हमने, इसमें जो थे लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1871। द अर्ली ऑफ मेयो वाज गवर्नर जनरल एट द टाइम एंड ड्यूक ऑफ एग्राइल जॉर्ज जॉन डुगलस कैंपबेल वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। मेयो जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और जो ये ड्यूक हैं उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉर्ज जॉन डुगलस कैंपबेल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज एस्टैब्लिश्ड। और इन्हीं के जॉन डुगलस हैं, इनके ही रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल को सेटअप किया गया था। ये जो बना था कर्जन के टाइम पे इंटीग्रेट कर दिया गया था और सेंट्रलाइज कर दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इनके टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत पहले ही बना दिया गया था, मेयो के टाइम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मोमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। तो ये भी किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी काम किया था, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हटा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया था। एंशिएंट मोमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट को भी लेके आए थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। The Ancient Moment Preservation Act 1904 was passed in 1904 in British India during the period of Governor General Lord Curzon. It was expedient to provide for the preservation of ancient moment for the exercise of control over traffic in antiques, over excavation in certain places, and for the protection and acquisition in certain cases of ancient moment and for object of archaeological, historical, and artistic interest. He allocated 50,000 pounds for the preservation of ancient moment. Lord Curzon, during his tenure, integrated and centralized Archaeological Survey of India and appointed John Marshall as a new Director General in 1901. जॉन मार्शल assumed the charges in 1902. ये हम पूरा देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट है, हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था, तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। जीके गोखले, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स को किसने स्टैब्लिश किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो था काइंड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर था, मिलिट्री ट्रेनिंग था। इसमें जो प्रिंस वगैरह थे या हाईली एजुकेटेड या अमीर क्लास के जो लोग होते थे इंडिया में, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। ब्रिटिशर्स उनको ट्रेनिंग देते थे अपने स्टाइल्स में। Imperial Cadet Corps was established after its approval from the Secretary of State for India in November 1901. It was formed under the direct surveillance of Lord Curzon. Major D.H. Cameron was its commandant and Maharaja Pratap Singh of either was made its honorary commandant. मेनली जो प्रिंस थे या एलीट क्लास के जो लोग थे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको कुछ यहाँ पे वॉइसरॉय का नाम दिया गया है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। लॉर्ड कर्जन को जो टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1915 तक था, 1905 तक था। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से लेके 1916 तक था। इसी टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर भी हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड था 1916 से लेके 1921 एडी तक था। और लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड 1926 से लेके 1931 तक था।
ये कुछ जो इम्पोर्टेंट वाइसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके टाइम पीरियड्स को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनके पॉलिसीज़ या उनका कोई इम्पोर्टेंट एक्ट हो, उसको याद कर लें। जैसे लॉर्ड कर्जन का है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत फेमस है और 1905 में हुआ था, तो इसके आसपास ही लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड होगा। लॉर्ड हार्डिंग को एंग्लो नेपाल वॉर से याद रख सकते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर ट्रीटी ऑफ सगौली जो हुई थी 1915 में हुई थी और रेक्टिफाइड जो हुई थी 1916 में हुई थी, तो ऑन एंड अराउंड इसी के आसपास जो था वो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आया गया था, जो कि 1919 में हुआ था। और लॉर्ड इरविन के टाइम में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उससे आप याद रख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम जाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 1, 2, 3। जो लॉर्ड कर्जन है उनका टाइम पीरियड दिया गया है 1899 से 1905 है। लॉर्ड हार्डिंग का जो टाइम पीरियड है 1910 से 1916 तक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड है 1916 से लेके 1921 एडी तक है। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड है 1926 से लेके 1931 एडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के रिगार्डिंग करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ न्यू प्रोविंसेस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। 1905 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रीऑर्गेनाइज करेंगे प्रोविंशियल बाउंड्रीज को, मेनली बंगाल को, क्योंकि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा देशभक्ति जो थी अपनी चरम सीमा पे थी, उसको तोड़ना चाहते थे ब्रिटिशर्स। He created a new provinces named Eastern Bengal and Assam by dividing Bengal into two parts, including Bengal, Bihar, Odisha, Chota Nagpur in the western part of Bengal. Apart from this, he also changed the boundary of Madras and Central provinces. जहाँ जहाँ पे भी ये देशभक्ति वाली चीज़ें जहाँ हो रही थी, उसको तोड़ने की मेनली कोशिश की थी। बंगाल को दो पार्ट में तोड़ दिया था, एक साइड ईस्ट हो गया था, वेस्ट हो गया था इधर की साइड, और इधर की साइड ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में बंगाल और असम थे, वेस्ट बंगाल में इन्होंने बंगाल का कुछ पार्ट बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर का रीजन ले लिया था, और मद्रास वगैरह में भी उन्होंने बाउंड्रीज चेंज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस्टेब्लिशिंग द इंग्लिश एम्पायर ऑन द ग्रेनाइट रॉक, ये सही स्टेटमेंट है। अनाउंसमेंट ऑफ कैलकाटा म्यूनिसिपल एक्ट, ये भी सही है। कैलकाटा म्यूनिसिपल एक्ट जो है वो कर्जन के टाइम पीरियड में ही किया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कैलकाटा म्युनिसिपल एक्ट जो था उसको ही मैकेंजी एक्ट भी बोला जाता था, और ये एक्ट जो था 1899 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी, तो वो कर्जन ने भी की थी और मिंटो ने भी की थी, क्योंकि मिंटो के टाइम में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया था। मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो था लॉर्ड मिंटो का, उसके थ्रू। तो ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। The British took full advantage of Hindu-Muslim differences during the period of Lord Curzon एंड लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस का। दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द partition of Bengal in 1905 was the symbol of this policy. The two objectives behind the partition of Bengal were to create difference between Hindu and Muslim and to demoralize newly awakened Bengal. Lord Minto promoted the separate electorate for Muslims. पहली बात तो कर्जन ने क्या किया था, बंगाल को ही डिवाइड कर दिया था, और मिंटो ने क्या किया था, इलेक्टोरेट पॉलिसी लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिसी मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स को केवल इसमें मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई बिलीव कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशियस वाई इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू द पीसफुल डिमाइज। पीसफुल डिमाइज यानी शांतिपूर्वक खात्मा करना कांग्रेस का, ये कौन बोलता था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। Curtin in India was full of mission, commission and omission. He refused to recognize India as a nation and insulted Indians nationalists by describing their activities as letting of gas. In 1980, Curtin said, my own belief is that the Congress is tottering to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to peaceful demise. Next question है, which of the following governor general used the system of separate electorate college to conquer Muslim and make them against Congress? तो वो मिंटो ने किया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 का है वो इनके टाइम पीरियड में ही था। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था मुस्लिम्स को। In November 1905, Lord Minto was appointed as Viceroy of India and John Morley was appointed as Secretary of State.
1905 में लॉर्ड मिंटो को अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय और जॉन मॉर्ले को अपॉइंट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये लोग लेके आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, जिसमें क्या किया था, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम्स को। अब केवल इस एक्ट के बाद मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ओनली जिविश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा वॉइसरॉय है जो कि जिविश था? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। लॉर्ड रीडिंग ऑल्सो नोन एज रूफुस इसैक वॉज ओनली जिविश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इनका टाइम पीरियड जो है 1921 से लेके 1926 एडी तक था। हु सर्व्ड फर्स्ट इन द हाउस ऑफ कॉमन वॉज अपॉइंटेड सॉलिसिटर जनरल इन 1910 and then attorney general. In 1912 AD, he was promoted to the cabinet rank, and in 1913 AD, he became Lord Chief Justice of England. In 1921, he was placed in the highest post that any British subject could hold under the crown, Viceroy of India. Chauri Chaura incident and formation of Swaraj Party as some incidents during his period. जो लॉर्ड रीडिंग थे, वो काफ़ी सारे पोजीशन से प्रमोट होके तब फाइनली जाके इंडिया के वॉइसरॉय बने थे, और वॉइसरॉय जो इंडिया के बनते थे वो सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन होती थी ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में। चौरी चौरा इंसिडेंट्स जो है जो 25 फरवरी 1925 को हुई थी, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट्स जो है ये 1922 में हुआ था, 4 फ़ेब 1922 को हुआ था, ना कि 1925 को हुआ था। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें कुछ दिया गया है मैचिंग के लिए, उसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वैरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही आया था, ये मैचिंग सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था डलहौजी के टाइम पीरियड पे ही आया था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट ये गलत है, कर्जन के टाइम पे नहीं, ये लिटन के टाइम पे आया था। तो ये ऑप्शन ही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है गलत है और इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लाया गया था, उस टाइम पे जो वॉइसरॉय था लिटन था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेजिंग एक्ट, इसी को वर्निकुलर प्रेस एक्ट को ही गेजिंग एक्ट भी बोला जाता था। इट प्रोवाइड्स द एक्सटेंसिव गवर्नमेंट राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन वर्निकुलर प्रेस। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ सेडिशन मटीरियल, स्पेसिफिकली दैट which could produce dissatisfaction against the British government in India in the mind of masses. Under this act, Som Prakash, Bharat Mihir, ढाका प्रकाश, संचार एंड मैनी अदर वर चार्ज्ड एंड फ्रेम्ड। इस एक्ट का मेनली एम ये था कि जो भी देशभक्ति की बातें जो निकल रही हैं न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाई जा रही है देशभक्ति, उसको कंट्रोल करना। और ये जो सोम प्रकाश हो गया, भारत मिहिर हो गया, ढाका प्रकाश हो गया, इन सब के ऊपर फाइन लगाया गया था। इस चार्जेस के इस वर्निकुलर प्रेस के अंडर सीडेशियस का चार्जेस लगा के इन सारे न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें से बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। सेपरेशन ऑफ थर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही हुआ था और स्लीमन ने से किया था। एल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे ही आया था। रिंग फेंसी पॉलिसी वैरेन हेस्टिंग की थी। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये कर्जन के टाइम का नहीं, लिटन के टाइम का है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1878, ये देख लिया है, एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई थी, किसके टाइम पीरियड के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे की गई थी, 1911 में। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग टू। वाइसरॉय हार्डिंग टू called George V Queen Mary to India in 1911 and organized a grand darbar in Delhi known as Delhi Darbar III. The partition of Bengal was rejected in this darbar and the transfer of capital was declared. 1911 एडी में क्या हुआ, जो वाइसरॉय हार्डिंग टू थे उन्होंने जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी को इंडिया में इनवाइट किया और उन्होंने एक ग्रैंड दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया था। उसको दिल्ली दरबार 3 भी जाना जाता है। और इसी दरबार के दौरान उन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको रिवोक कर लिया था, उसको हटा दिया था और ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल का कैलकाटा से लेके दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग है, उसमें आंसर को मैच करना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था डलहौजी का था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था कर्जन के टाइम पीरियड में किया गया था। डुअल गवर्नमेंट जो था ग्लाइव के टाइम पीरियड में था। सोशल रिफॉर्म के लिए बेंटिक फेमस है। 1 का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। जो करेक्ट मैच है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी का था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन का था। डुअल गवर्नमेंट क्लाइव का था। सोशल रिफॉर्म के लिए बेंटिक फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैचिंग दिया गया है 1 और 2।
मैं उसको मैच करना है। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल है। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ए का जो होगा 3 से मैच करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, सेकेंड ऑल थे और फर्स्ट मार्क्यूज ऑफ कॉर्नवालिस। बी का जो होगा 2 हो जाएगा। ए का जो होगा 3 होगा। बी का जो होगा 2 होगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833 जेम्स एंड्रयू बॉन रेमसे अर्ल एंड मार्क्वेस ऑफ डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट सी का जो होगा 4 हो जाएगा। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 गिलबर्ट जॉन इलियट मुरे हो जाएगा। कैनी मॉन्स अर्ल ऑफ मिंटो हो जाएगा। डी का 5 हो जाएगा। डी का 1 होगा। गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर्किबाल्ड परसिवल वेविल विस्काउंट एंड अर्ल वेविल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में प्लेसेस दिया गया है और लिस्ट 2 में ईयर ऑफ एनेक्सिएशन है। सांबलपुर को कब एनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने? 1849 में किया था। सतारा को किया था 1848 में। अवध को एनेक्स किया था 1856 में। झांसी को एनेक्स किया था 1854 में। तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सांबलपुर को एनेक्स किया था 1849 एडी में, सतारा को 1848 एडी में, अवध को 1856 एडी में, झांसी को 1854 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट और उसको क्रोनोलॉजिकल करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। मर्जर ऑफ सिक्किम है, मर्जर ऑफ झांसी है, मर्जर ऑफ पंजाब है और मर्जर ऑफ बर्मा है। वैसे कंप्लीटली मर्जर सिक्किम का कभी भी इंडिया में नहीं हुआ था। 1835 के अराउंड उन्होंने सिक्किम का कुछ पार्ट लिया था। 1835 के अराउंड कंप्लीटली ये कभी भी मर्ज नहीं हुआ था। पंजाब का मर्जर जो है 1849 में हुआ था। झांसी का मर्जर 1854 में हुआ था। बर्मा का मर्जर 1886 में हुआ था। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू कन्फर्म टू इंडियंस। किसके टाइम पीरियड के दौरान राय बहादुर और खान बहादुर का टाइटल दिया जाने लगा था? तो ये 1857 के वॉर के बाद दिया जाने लगा था। जो भी लॉयल थे, जो भी इंडियन किंग्स जो लॉयल थे या लैंडलॉर्ड्स लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, उनको ये टाइटल दिया जाता था राय बहादुर, खान बहादुर। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। During 1857 revolt for the suppression of revolt, native ruler Jamidar and other loyals were conferred with the title. There are shreds of evidence that this title were conferred in 1859 and 1860. उस टाइम पीरियड पे जो वॉइस रहे थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग थे। यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।